नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेतल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज शुरू करते हैं अपन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न सिंधु सभ्यता पर। तो सिंधु सभ्यता को संपूर्ण सभ्यता को मैंने इसमें इन क्वेश्चंस में डालने का प्रयास किया है और कुछ एक इसके बाद में वीडियो और लाऊंगा जिसमें लगभग पूरी सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाए। इसी आशा के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो यह है आपके सामने प्रश्न नंबर फर्स्ट। भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया? तो बताइए भाई, भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। क्योंकि इस सभ्यता की खोज के प्रथम चरण में जो स्थल मिले हैं वे सिंधु और उनकी सहायक नदियों के तट पर स्थित है, इस वजह से, या फिर क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु नदी के तटीय क्षेत्रों में ही सीमित था, इस वजह से, या फिर क्योंकि सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर ही खोजा गया। बताइए क्या कारण है? आप अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए। जब वीडियो पूरा हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर जो है वो सही निकले। ठीक है, तो अपने इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्योंकि इस सभ्यता की खोज के प्रथम चरण में जो स्थल मिले हैं वे सिंधु और उनकी सहायक नदियों के तट पर मिलने के कारण सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु सभ्यता जो नाम है वो दिया गया। क्यों दिया गया सिंधु सभ्यता नाम? क्योंकि खोज के प्रथम चरण में जो स्थल मिले वो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के तट पर स्थित होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार द्वारा भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया गया? बताइए कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने भारत की प्रथम पूर्ण विकसित सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया? दयाराम साहनी थे, मार्शल थे, राखाल दास बनर्जी थे और फेयर सर्विस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है मार्शल। मार्शल जो थे उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया है? इसका क्या कारण है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने का क्या कारण है? क्योंकि हड़प्पा का क्षेत्रफल अन्य नगरों की तुलना में अधिक है। क्या ये कारण है? या हड़प्पा में सिंधु सभ्यता के सभी स्तरों के विकास अवशेष मिले हैं, या क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की ही खोज की गई थी? देखिए, जब कभी भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए करें। क्या हड़प्पा का क्षेत्रफल जो था वो अन्य नगरों की तुलना में अधिक था, या फिर सिंधु सभ्यता के सभी स्तरों के विकास के अवशेष यहाँ पर मिले, हर चीज मिली हड़प्पा नामक सभ्यता में, या क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा पुरा स्थल की ही खोज की गई थी? क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज की गई थी, इस वजह से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए प्रथम नगर हड़प्पा की खोज कब हुई थी? देखिए, बताइए भाई, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो था हड़प्पा, उसकी खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1921 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के टीलों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? हड़प्पा के जो टीले थे इनको खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी को हड़प्पा के टीलों को खोजने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1923-24 के बीच जॉन मार्शल के
नेतृत्व में किसने हड़प्पा के टिल्लों की खुदाई की थी? बताइए भाई, किसने की थी हड़प्पा के टिल्लों की खुदाई? दयाराम साहनी ने, राखाल दास बनर्जी ने, माधव स्वरूप वत्स ने या के.एन. दीक्षित ने? तो राइट आंसर हो गया माधव स्वरूप वत्स। 1923-24 से संबंधित बात हो रही है, 1923 और 24 के संदर्भ में बात हो रही है। तो इसकी खोज उस वक्त माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 1923-24 की बात हो रही है। इससे पहले हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कर ली थी, और वो भी नेतृत्व जो था वो तो इन्हीं का था, जॉन मार्शल का। जॉन मार्शल ने के निर्देश के पर ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। लेकिन अब 1923-24 की पर्टिकुलर किसी सन को लेकर के पूछा है, तो 1923-24 में माधव स्वरूप वत्स जो थे वो थे जॉन मार्शल के साथ में, और उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के दूसरे महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? बताइए भाई, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर, दूसरे महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो की थी राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो इनकी एक टीम थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक पूरी टीम लगी हुई थी इन सभ्यताओं की खोज करने के लिए, इस टिल्ले की खुदाई के लिए। उस टीम में ये सभी थे, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, ठीक है ना। इनका नेतृत्व जो किया जा रहा था, मेन जो इनके लीडर थे वो थे जॉन मार्शल। जब एक तरह से दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करके जॉन मार्शल के सामने अपनी उपलब्धि जो बताई थी, तो राखाल दास बनर्जी के भी मन में आया कि यार मैं भी कुछ करूं, मुझे भी जिम्मेदारी मिली है। तो उन्होंने वो भागे भागे गए और उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। मोहनजोदड़ो नाम, कई बार मोहनजोदड़ो का नाम का भी अर्थ पूछ लेते हैं, तो मोहनजोदड़ो नाम का क्या अर्थ निकलेगा? मृतकों का टिल्ला। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टिल्ला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सिंधु सभ्यता के स्थलों को उनके खोजकर्ता से मिलाना है। जो स्थल दे रखे हैं उनको उनके खोजकर्ता से मिलाना है। तो मोहनजोदड़ो मैंने अभी बताया था। फिर उसके बाद देखिए कोटदीजी, अली मुराद और चनुदुर्ग, इनको बताइए कौन कौन है इनके खोजकर्ता। राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा टाइम लीजिए, आप आराम से सोचिए और बताइए। मैं पानी पी लेता हूं जब तक। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो की खोज अभी मैंने बताया राखाल दास बनर्जी ने की थी, और कोटदीजी ये जो थे ध्रुवीय थे, और अली मुराद इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कोई नहीं है। और फर्स्ट नंबर चनुदड़ो जो है वो नन्नी गोपाल मजूमदार के द्वारा चनुदड़ो नामक जगह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों को उनके उत्खननकर्ताओं से मिलाना है। अभी अपन पढ़ रहे थे, अभी बताइए भाई, उनके उत्खननकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? चनुदड़ो के कौन थे? और कोटदीजी के कौन थे? खोज करने वाले अलग है, उत्खननकर्ता मतलब हो गया खुदाई करने वाले। ठीक है, खुदाई करने वाले जो थे वो अलग है। अगर आपने कहे मोहनजोदड़ो और आपको ऑप्शन में दे दे कि उत्खननकर्ता कौन थे, और एक आपको दयाराम साहनी देते, आपने टिक लगा दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, या तो आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर उत्खनन करता पूछे तो उत्खनन मतलब खुदाई किसने की थी? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? सोचिए, मोहनजोदड़ो की किसने की थी? चनुदड़ो की किसने की थी? कोटदीजी की किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो की थी जॉन मार्शल के, चनुदड़ो जो थे मकाई, और कोटदीजी थे फजल अहमद खान। ये इनके उत्खनन करता है, यह ध्यान रखिएगा। उत्खनन करता मोहनजोदड़ो के जो थे वो तो जॉन मार्शल ही थे। जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी, और राखाल दास बनर्जी ने की थी। चनुदड़ो ये मकाई जो है, कोटदीजी जो है फजल अहमद खान के इसके उत्खनन करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों को उनके उत्खननकर्ताओं से मिलाना है।
अभी अपन ने देखा कुछ और कुछ और भी है, तो देखिए कौन है। हड़प्पा, रोपड़, संगोल, बाड़ा, इस तरह जो नाम दे रखे हैं उनको उनके जो सही है मिलान कीजिए, फटाफट बताइए, अपने आंसर लिखिए कॉपी में, और फिर वीडियो जब हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हड़प्पा जो है दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, उत्खनन करता ये थे। रोपड़ के जो थे यज्ञदत्त शर्मा थे, ठीक है। संगोल एस तलवार और RS विष्ट, और बाड़ा कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ और बाड़ा दोनों की जो है की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन पुरास्थलों को उत्खननकर्ताओं से मिलाना है। तो ये टोटल जितने भी उत्खननकर्ताओं से संबंधित प्रश्न थे वो सभी आपके आगे हैं, आप इसको रोज देखते रहे और इससे आपको एग्जाम आएगा जब तक पूरे कंटेस्ट हो जाएंगे। बनवाली के उत्खननकर्ता कौन थे, राखी गड्डी के कौन थे, मीता तला के कौन थे। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो है बनवाली के थे RS विष्ट, राखी गड्डी के थे सूरजबान आचार्य या भगवान देव, और मीठा तला के थे सूरजबान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन पुरास्थल और जो बच गए उनके उत्खनन करता बताइए भाई। रंगपुर, लोथल, सुरकोतरा, कोट दीजिए। उस तरफ दिया गया है रंगनाथ, माधव स्वरूप वत्स, एम दीक्षित, रंगनाथ राव, ठीक है, ज्ञात नहीं, या जगतपति जोशी। जो इनके उत्खनन करता थे वो उनको उनके पुरास्थलों को उनके उत्खननकर्ताओं से आपको मैच करना है। देखिए इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो है वो आपके वीडियो में आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हड़प्पाकालीन पुरास्थलों को सूची 2 में दिए गए उनके उत्खननकर्ताओं से मिलाइए। सूची 2 में दिए गए उनके उत्खननकर्ताओं से मिलाना है। आलमगीरपुर जो है उसके उत्खननकर्ता कौन थे, कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे, मालवड़ के उत्खननकर्ता कौन थे। तो राइट आंसर होगा आलमगीरपुर के जो थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा, कालीबंगा के जो थे बीबी लाल और अमलानंद घोष, और मालवड़ के जो थे अरविंद जोशी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान स्थित प्राग सिंधु पुरास्थल कालीबंगा में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। बताइए भाई, कालीबंगा में कौन सा साक्ष्य मिलता है, किसका साक्ष्य मिलता है। तो बताए, आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि कालीबंगा में किसका साक्ष्य मिलता है। तो उसका राइट आंसर होगा इन सभी चीजों का मिलता है। कच्ची ईंटों से बनी बस्ती का भी मिलता है, जुते हुए खेतों का भी मिलता है, पक्की ईंटों के खिलौने, पहिए, मवेशियों, अस्थियों तथा बैलगाड़ी का भी, इन सभी का कालीबंगा में हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, वो है कालीबंगा में मिले जुते हुए खेतों के अवशेष से किस फसल के उगाए जाने का अनुमान लगाया जाता है। कालीबंगा क्षेत्र में जो खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, उन खेतों से हमें कौन सी फसल जो है उसके अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ये फसल यहाँ पर हुई होगी। कौन सी फसल का अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चना और सरसों। क्या होगा, चना और सरसों। कालीबंगा से चना और सरसों का फसल का जो है हमें प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, अगर हम सिंधु सभ्यता का मैप देखें तो सिंधु सभ्यता का जो मैप है, मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता का मैप है। अब इसमें आपके पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है, इस तरफ, और इधर पूर्वी पुरास्थल है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ में। तो अपन देखेंगे कि पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से अलग हो गया वहां तक फैल रखी है, और इधर पूर्व में आप चले जाइए कहाँ तक है, नॉर्थ में जो है जम्मू कश्मीर, और नीचे साउथ में ये किस तरीके से फैली है। तो देखिए बताओ, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है।
बताइए, राइट आंसर होगा पहला जो है सूतकांगी डोर, पश्चिमी पुरा स्थल है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल कौन सा है? उत्तरी मतलब जम्मू कश्मीर में मांडा। और सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर यूपी में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल भगतराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। भगत राय जो है वो किस तरफ, कौन से शहर में आता है या राज्य में आता है? आलमगीरपुर का कहां पर है, किस जगह पर है? मांडा कहाँ है? सूतकांगी डोर कहाँ है? जो राइट ऑप्शन है उसको जल्दी से ढूंढिए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि भगत राय जो है वो किम सागर संगम में स्थित है। आलमगीरपुर है वो मेरठ में है। मांडा जो है अभी बताया था मैंने जम्मू कश्मीर। और सूतकांगडोर जो है वो मकरान तट पर स्थित है। मकरान तट कहाँ पर? सूतकांगी डोर मकरान तट मैंने बताया आपको बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कुल क्षेत्रफल कितना है, या लगभग भी पूछा जा सकता है कि लगभग सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और लगभग में अगर हम कहें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का जो है क्षेत्रफल बताया गया है। और निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि खोज जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो वर्तमान में लगभग 16 लाख के लगभग हो गया। तो आप एक बार इसको अपडेट रखिएगा अपने आप को, क्योंकि खोज जैसे जैसे खोज होती जा रही है इसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र फैला है। अब बताइए, अब मैंने बताया अभी आपको जैसे कि निरंतर जो है खोज हो रही है। तो निरंतर खोज होने से सभ्यता का स्थल, सभ्यता का जो स्वरूप है, सभ्यता का जो रूप है, उसका मेप है, वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो निरंतर जब ये बढ़ता जा रहा है तो इसका आकार में भी परिवर्तन होगा। तो समूचा क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो किस रूप का होगा वो बताइए। वृत्ताकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, चतुर्भुजाकार होगा या आयताकार होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। कैसे होगा? ये सर्वप्रथम का पूछा गया जब सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खोज हुई, उस वक्त त्रिभुजाकार रूप में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। और अभी जो है वो आप अपने आप को अपडेट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान स्वरूप जो है वो सिंधु सभ्यता का किस प्रकार का है, अभी जो रूप है वो किस प्रकार है। ठीक है ना? विषम चतुर्भुजाकार भी मैंने नाम सुना है, फिर भी आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगरों की भौगोलिक स्थिति। तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो वो कौन सी नदी के किनारे पर है? और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है? कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे पर है? रोपड़ और लोथल कौन सी नदी के किनारे पर है? आप गौर कीजिए और मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही थे। और इसी हिसाब से मुझे और आपके लिए जितना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उसी हिसाब से मैं आपके लिए प्रश्न ढूंढ के लाऊंगा। ये प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दे रखे हैं इसका फटाफट आंसर निकालिए। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे, क्योंकि सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पर अपन ने हड़प को खोज की थी, हड़प्पा की। और हड़प्पा को जो है सतलज नदी के किनारे पर खोजा गया था, सॉरी रावी नदी के किनारे पर। लेकिन हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे पर हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज जो है दूसरा नगर मान सकते हैं अपन, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का दूसरा नगर माना जा सकता है। और दूसरा नगर जो है मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे पर खोजा गया। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर खोजा गया। इसी प्रकार से कालीबंगा जो है वो गग्गर नदी के किनारे खोजा गया, हनुमानगढ़। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे खोजा गया। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे खोजा गया। ठीक है, आप एक बार थोड़ा और इसको गौर करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल का। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे।
रोपड़ कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। और लोथल किसके किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इनमें से 1% जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बनवाली। बताइए भाई, बनवाली कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था? आलमगीर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? और सुरकोतरा कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था? कोट दीजी कहाँ था? रंगपुर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित था? अगर आप सिंधु सभ्यता को अगर आपने डिटेल से पढ़ा है, मैप के साथ में पढ़ा है, तो आप इसका आंसर देने में जरा भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने बढ़िया मैप बना के सिंधु सभ्यता की पढ़ने की कोशिश की है तो आपको इसकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बनवाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे, ठीक है ना। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसे ही सुरकोतरा देखें तो कच्छ नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। कोट दीजी है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। वापिस से आप देखिएगा, बनवाली में जो संबंधित नदी है वो है सरस्वती नदी। बनवाली क्षेत्र जिस नदी से संबंधित है वो है सरस्वती नदी। आलमगीरपुर जिस नदी से संबंधित है, आलम ऐसा था कि हिंडा खाने का आलम था, तो हिंडन नदी ध्यान रखना, ठीक है। सुरकोतरा कच्छ, सुरकोतरा कौन सा है? कच्छ। सुरकोतरा को कोतरा से भी याद कर सकते हो कच्छ नदी के किनारे। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे। और रंगपुर जो है वो मागर नदी के किनारे पर स्थित था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थित है। बताइए भाई, हड़प्पा कहाँ स्थित है? शाहीवाल मोंटगोमरी पाकिस्तान में, या लरकाना सिंध प्रांत पाकिस्तान में, या बलूचिस्तान में, या अफगानिस्तान में? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा स्थित है शाहीवाल मोंटगोमरी पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? शाहीवाल मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है। अब हड़प्पा का तो अपन ने पढ़ लिया, बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना सिंध पाकिस्तान में। लरकाना सिंध पाकिस्तान में। शाहीवाल सिंध पाकिस्तान में कौन सा था? हड़प्पा था। लरकाना सिंध पाकिस्तान में कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोथल कौन सी जगह कहां पर स्थित है? अपने से पूछा जा सकता है भाई कौन सी जगह कहां पर स्थित है? लोथल। राइट आंसर इसका होगा कि लोथल जो है वो गुजरात में है। चनूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। चनूदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रोपड़ जो है पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में। और बनवाली जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक सेंदल संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है? अब तक सेंदल संस्कृति के कितने पुरास्थलों का खोज हो चुका है अब तक? तो बताइए भाई, 250 पुरास्थलों का खोज हो चुका है। अब तक का मतलब है जिस बुक से मैंने प्रश्न लिए उस बुक में जहां तक अपडेट था वहां का है। आप एक बार इस क्वेश्चन के लिए अच्छी गाइडलाइन, अच्छी बुक से एक बार और जरूर देखें। जो अब तक सेंदल संस्कृति के कितना पुरास्थलों को खोज हो रखी है, तो मेरे अनुसार 250 पुरास्थलों की खोज हो रखी है। एक बार अपने आप को आप इस क्वेश्चन में जरूर अपडेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का अस्तित्व मोटे तौर पर माना जाता है। मोटे तौर का मतलब हो गया ज्यादातर विद्वान जो है सिंधु सभ्यता का काल क्या मानते हैं? ज्यादातर विद्वान सिंधु सभ्यता के कालक्रम काल को कौन से ईस्वी के और उसके बीच में मानते हैं, उसका काल का समय क्या है? तो वो आंसर होगा 2500 से 18 ईस्वी पर है। ज्यादातर विद्वानों की ये चीज राय है कि सिंधु सभ्यता का अस्तित्व में आई होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बताइए भाई मार्शल, इस तरफ आपको दे रखा है। मैंने बताया कि ज्यादातर विद्वान जो है अलग अलग अपने मतानुसार काल का निर्धारण करते हैं सिंधु सभ्यता के लिए। तो बताइए जॉन मार्शल जो है उन्होंने कितना काल निर्धारित किया है? मार्टिमर व्हीलर ने
कितना काम निर्धारित किया है? अर्नेस्ट मेके ने और फेयर सर्विस ने कैसे किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि 2500 से 1500 ईसा पूर्वी जो है वो मार्टिमर व्हीलर ने माना। मार्टिमर व्हीलर जो था उन्होंने 2500 से 1500 ईस्वी तक माना है, और 3250 से 2750 ईस्वी किसने माना है? जॉन मार्शल के द्वारा माना गया है। और 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व जो है मेके के द्वारा माना गया है, और 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व फेयर सर्विस के द्वारा माना गया है। एक बार याद कर लीजिएगा इसको। 2500 से 1500 किसने माना था? मार्टिमर व्हीलर ने। 3250 से 2750 जॉन मार्शल। 2800 से 2500 ईसा पूर्व अर्नेस्ट मेके ने, और 2000 से 1500 फेयर सर्विस के द्वारा माना गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतरा और बनवाली से प्राप्त होती है। नगर नियोजन, अगर हम नगर नियोजन पे ध्यान दें तो नगर नियोजन की जो आधार सामग्री है वो हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतरा, बनवाली से प्राप्त होता है। तो सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या है? इन्हीं नगर, इन स्थलों पर प्राप्त सामग्री के आधार पर हमें ये बताना है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं वो किस प्रकार के थे, कैसी व्यवस्था थी, क्या नगरों की सुनियोजित ढंग से यह स्थापना हो रखी थी, या नगरों का आयताकार खंड में विभाजन था, या पक्की ईंटों से निर्मित सड़कों की बहुलता, ठीक है, या फिर सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना जो है वो था, या कच्ची ईंटों का अभाव था। सही उत्तर आप जो है, जो आपका युग में सही उत्तर का होगा उस पे नीचे यहाँ पर निशान लगाना है। ये 1 नंबर है, ये 2, ये 3 और लास्ट में है 4। इनमें से जो आपका सही है कि कौन कौन सी नगरों की विशेषताएं थी, इन सभी स्थलों को ध्यान में रखते हुए बताइए भाई। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ 5 सेकंड का, जब तक आप मुझे जरूर इसको पढ़ लें अच्छी तरीके से और फिर बताएं। ठीक है, तो अब तक आपने आंसर जरूर देख लिया होगा, और अब अपन चलते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि देखिए इन उपरोक्त जो नगर दिए हुए हैं प्रश्न में, उन नगरों के अनुसार सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं थी, अपने को जो उपलब्ध ऑप्शन है उनमें विशेषताएं तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उपलब्ध ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन हमें दिए गए उनमें कौन कौन सी है? 1, 2 और 4। एक तो सुनियोजित ढंग से की स्थापना है, ये हमें इन क्षेत्रों को देखते हुए पता पड़ता है। दूसरा, नगरों का आयताकार खंड में विभाजन है, और 4 नंबर है कि सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना। देखिए, ईंटों से निर्मित सड़कों की बहुलता नहीं थी। ईंटों से निर्मित सड़कें जो है वो थी, लेकिन बहुलता नहीं थी। कच्ची ईंटों का अभाव, और कच्ची ईंटों का अभाव भी नहीं था, कच्ची ईंटें भी बहुत थी, ठीक है ना। तो उपलब्ध ऑप्शन के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये, ठीक है ना, क्लियर। अगले चलते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत एक मात्र सड़क ऐसी मिली है जिससे पक्का बनाने की दिशा में कार्य हो रहा था, जिससे पक्का बनाने की दिशा में कार्य किया गया, तो वो सड़क कहाँ की? बताइए भाई, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मृतकों के टिल्लों से हमें ये प्रमाण मिले हैं कि कोई सड़क जो थी उसको पक्का बनाया जा रहा था, मतलब मुर्दों को ले जाने के लिए पक्का बनाया जा रहा था। ये तो आपको याद रखने के लिए ट्रिक है कि भाई सड़कों का निर्माण के प्रमाण कहाँ मिले पक्की सड़क बनाने के, कि मुर्दों को ले जाने के लिए उनको स्पेशल पक्की सड़क की जरूरत महसूस हो रही थी, तो इसलिए वो पक्की सड़क के जो प्रमाण मिले हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आपको अगर छांटना है तो वो कौन सा कथन छांटना है? असत्य कथन छांटना है। ठीक है, क्या है? 1 वर्ग मील में फैला हुआ ये नगर पूर्व और पश्चिम खंडों में विभाजित किया जाता है। यहाँ के मकान बहु पक्की ईंटों से निर्मित है, जो गलत है वो चीज छांटनी है। यहाँ की मुख्य सड़क 30 फुट चौड़ी थी। यहाँ निर्मित भवनों की खिड़कियां पाई जाती है। बताइए भाई कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ निर्मित भवनों की खिड़कियां पाई जाती है। ये बात गलत है, खिड़कियां होने का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। बाकी 1 वर्ग मील में फैला हुआ है, पूर्व से पश्चिम खंडों में विभाजित है मोहनजोदड़ो। यहाँ के मकान बहु पक्की ईंटों से निर्मित है
यहाँ की मुख्य सड़क 30 फुट चौड़ी है और यहाँ पर खिड़कियों के प्रमाण हमें नहीं मिले, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत निर्मित मकान के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुला करते थे, मुख्य सड़क की तरफ न खुल करके गलियों में खुल रहे थे। इसके संभावित कारणों में नहीं था वो पूछा है, जो संभावित कारणों में नहीं था वो पूछा भाई क्या कारण नहीं हो सकता, बाकी सब कारण हो सकते हैं गलियों में खुलने के। तो देखिए स्वास्थ्य हो सकता है क्या, सुरक्षा हो सकती है क्या, सुविधा हो सकती है क्या, या पर्दा हो सकती है। जो कारण नहीं था, संभावित कारण नहीं था, ये तो पता नहीं है कि कौन सा कारण था, हम भी अनुमान ही लगा रहे, क्योंकि अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि तो पढ़ी नहीं गई है कि उसमें पूरे डिटेल में वर्णन किया गया। तो क्या कारण नहीं था, संभावित कारण नहीं था, वो है पर्दा प्रथा जो है वो संभावित कारण नहीं लगता, बाकी संभावित कारण हो सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपने घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खोल करके गली में खोलते हो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति के नागरिकों ने भवनों के निर्माण में सजावट और बाहरी आडंबर को महत्व नहीं दिया, जिसका संभावित कारण क्या था। सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहे, नागरिकों ने भवनों के निर्माण में सजावट नहीं की है, बाहरी कोई आडंबर नहीं किए हैं, अलग से कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई भाई, अपने मकानों के उन्होंने डिजाइन का निर्माण क्यों नहीं किया, तो इसका महत्व उन्होंने क्यों नहीं दिया इसको महत्व, उसका क्या कारण हो सकता है आपके अनुसार, बताइए। आपके अनुसार नहीं, जो माना जाता है ज्यादातर, वो क्या कारण हो सकता है, वो ये है कि यहाँ पर उनका व्यवसायिक बुद्धि का होना, जो सुंदरता से अधिक उपयोगिता को महत्व देते हैं, ये कारण हो सकता है। या फिर उनका आध्यात्मिकता का होना, जो भौतिकता से अधिक सादगी को पसंद करता हो, या धन का अभाव, या फिर तकनीकी का अभाव, क्या कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उनकी व्यवसायिक बुद्धि का होना, जो सुंदरता से अधिक उपयोगिता को महत्व देते हैं, ठीक है। सुंदरता से अधिक किसको महत्व देते हो, उपयोगिता को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, वहां पर मिले हुए जितने भी जो चीजें मिली है उनमें ये सभी मिले महाविद्यालय को छोड़कर, ठीक है। पुरोहितावास कंफर्म नहीं कह सकते, पता नहीं मिला है कि नहीं मिला, लेकिन अन्न भंडार और स्नानागार तो जरूर मिला है। अब इनमें से जिनका सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, स्नानागार। मतलब जो स्नानागार वहां से मिला है, बाथरूम जो मिला है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बाथरूम वैसे भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो वो है मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार के बारे में असत्य कथन कौन सा। तो बताइए भाई, उस अगर कोई बाथरूम भी मिला तो उसकी भी पूरी डिटेल जो है उसके बारे में अपन ने जाना है। जो गलत चीज है उसको अपने इसमें हटाना है। स्नान जो बाथरूम मिला उसको, उसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो दे रखा है मीटर में, क्या वो यही था 12 × 7 × 2.5 मीटर। या फिर स्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियों का निर्माण हुआ था। या फिर सिंधु सभ्यता के लोग स्नानागार का प्रयोग तैराकी के लिए करते थे। या फिर स्नानागार में पानी की आपूर्ति के हेतु बगल में एक कमरे में एक कुआं निर्मित हुआ, बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना उसका उपयोग तैराकी के लिए करते थे, ये गलत बात है। तैराकी के लिए नहीं करते थे वो, बाकी जो भी दिया हुआ है जो उसकी साइज है बाथरूम की वो भी एकदम करेक्ट है। नीचे उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी, ये भी सही बात है। और स्नानागार आपूर्ति के हेतु बगल में एक कमरे में एक कुआं था। मतलब स्नानागार कैसा कह सकते हैं आप, बावड़ी जो भी आपने देखी है उस प्रकार से वहां पे स्नानागार मिला है। तो एक उसमें तैराकी के लिए प्रयोग करते थे, इसको अभी प्रमाणित नहीं किया गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर जो है राइट ऑप्शन होगा। अगला एक प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, बताइए भाई। ये प्रश्न ज्यादा कंफ्यूज करेगा। अभी अपन ने उसका महत्व पूछा था कि सबसे जो मिली है मोहनजोदड़ो में, जो खुदाई में जो भवनों के इमारतों के होने का प्रमाण मिले, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो तो स्नानागार था। लेकिन सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी वहां पर, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अन्नागार। कौन सी इमारत थी, अन्नागार जो थी वो सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की। और सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट किसको मिली है,
वो मिली है सिन्नागार को। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से किस किस मामले में श्रेष्ठ है? बताइए भाई। सिंधु सभ्यता जो उसके समकालीन और जो सभ्यता मिली है उससे किस प्रकार अलग है? तो वो है नालियों के निर्माण। सिंधु सभ्यता में नालियों का निर्माण होने के प्रमाण मिले हैं, बाकी किसी सभ्यता जो इसके समकालीन थी उसमें नालियों के होने का अपने को प्रमाण नहीं मिला। तो इस दृष्टि से अगर हम देखे जाए तो सिंधु सभ्यता बाकी की सभ्यताओं से थोड़ी अलग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है भाई? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? हड़प्पा से जो चीजें मिली है उनमें से यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो हड़प्पा में नहीं मिली हो? तो वो है एक हवन कुंड। हवन कुंड है जो वो नहीं मिला है, बाकी प्रसाधन मंजूषा ये भी मिली है, ठोस पहियों वाली गाड़ी भी मिली है, पत्थर से निर्मित शीशम तथा योनि भी मिली है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है मोहनजोदड़ो। यहां से क्या चीज प्राप्त हुई है? कालीबंगा से क्या चीज प्राप्त हुई है? लोथल से और बनवाली से क्या प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मुर्दे को शायद उड़ाते होंगे जलाने से पहले, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। कालीबंगा जो है उससे मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है, और इसी प्रकार से लोथल जो बंदरगाह होने का प्रमाण है, क्योंकि लोथल गुजरात में और बनवाली जो हरियाणा में, वहां से हल की आकृति के खिलौने का प्रमाण मिला। और हल की आकृति को, हल जो है खेती के लिए काम होता है, हरियाणा में अच्छी खेती की जाती है, इसलिए आप बनवाली से हल को याद कर सकते हो। लोथल जो गुजरात में है, गुजरात के पास, गुजरात जो है समुद्र के पास में स्थित है, इसलिए वहां पर बंदरगाह हो सकता है। कालीबंगा तो अपने राजस्थान में है, यहाँ से हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। अपने यहाँ तो बेलन ही मिलेंगे ठीक है, मोहनजोदड़ो वहां से अपने को सूती वस्त्र का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न होगा, सिंधुकालीन मर्द भांडों के बारे में सही उत्तर का चयन कीजिए। सिंधुकालीन जो मर्द भांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन, मर्द भांड का मतलब हो गया मिट्टी के बर्तन, उन मिट्टी के बर्तनों में सही कौन कौन से है? पहले तो कि मिट्टी के बर्तनों को चार द्वारा बनाकर आवे पर पकाया जाता था, या मिट्टी के बर्तनों को लाल या गुलाबी रंग के होते थे जिन पर लाल रंग का चमकदार लेप होता था, या मिट्टी के बर्तन त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, ज्यामितीय आकृति, वनस्पति, पशु पक्षियों का अंकन किया जाता था, या कहीं कहीं पर उत्तरी काले पॉलिशदार मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बताइए भाई क्या था इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। मिट्टी के बर्तनों को चाक पर आवे पर पकाया जाता था, चाक पर बनाया जाता था और आवे पर पकाया जाता था। मिट्टी के बर्तन या तो लाल गुलाबी रंग के होते थे, लाल रंग का चमकदार लेप होता था उनपे, और मिट्टी के बर्तन है वो गणित की त्रिभुज, वृत्त और वृत्त के आकार के भी मिले हैं, लेकिन उनपे पॉलिश का उपयोग हुआ है, ये चीज बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वो है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा बेमेल है? पढ़िए ऑप्शन को ध्यान से और बताइए। भाई 14 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी मतलब डांसर, वो कांस्य की मूर्ति डांस करते हुए, कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कांस्य की बनी, कांस्य धातु जो होती है उससे बनी हुई इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी चन्नूदड़ो से मिली है। तांबे की वर्षभ की प्रतिमा कालीबंगा से मिली है। यह कांस्य घोड़े की प्रतिमा सुरकोतड़ा से मिली है। जो राइट आंसर है वो बताइए। तो वो क्या होगा कि कांस्य की घोड़े की प्रतिमा सुरकोतड़ा से मिली है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बाकी तांबे की वर्षभ की प्रतिमा कालीबंगा से मिली है, कालीबंगा से तांबे की वृषभ की प्रतिमा मिली है। कांस्य की इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी चन्नूदड़ो से मिली है, और 14 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए भाई कौन सा है? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारी मात्रा में टेराकोटा या पक्की हुई मिट्टी निर्मित मृण मूर्तियां मिली है, मिट्टी की मूर्तियां। अधिकांश मृण मूर्तियां हाथों से बनाई गई है, परंतु कुछ निर्माण सांचे द्वारा भी किया गया है। ठीक है, मृण मूर्तियों का प्रयोग खिलौने के रूप में या फिर पूज्य प्रतिमाओं के रूप में होता था। मानव मिट्टी की मूर्तियां जो थी ठोस होती थी, जबकि पशुओं की मिट्टी की मूर्तियों का व्यापार दूसरे देशों में किया जाता था। या फिर
मृण मूर्तियों का व्यापार दूसरे देशों से किया जाता था। राइट आंसर होगा, बताइए भाई क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक तो ध्यान रखिए मिट्टी की मूर्तियां जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारी मात्रा में कहां से मिली है, टेराकोटा में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारी मात्रा में मिट्टी की मूर्तियां कहां से मिली है, तो आपको याद रखना टेराकोटा से मिली है। पकाई हुई मिट्टी की मण मूर्तियां मिली है यहाँ से। पकाई हुई मिट्टी की मण मूर्तियां पूछा जा सकता है कि पकाई हुई मिट्टी की मण मूर्तियां कहां से मिली है, तो वो टेराकोटा से मिली है। अधिकांश मिट्टी की मूर्तियां हाथों से बनाई गई है, परंतु कुछ का निर्माण साँचे द्वारा भी किया गया है। मण मूर्तियों को प्रयोग खिलौने के रूप में किया है, पूज्य प्रतिमाओं के रूप में भी किया गया है, और भाई खिलौनों के रूप में भी मिट्टी की मूर्तियों को माना गया है, और साँचे द्वारा बनाई गई है, ठोस होती है, जबकि पशु की मण मूर्तियों का व्यापार दूसरे देशों में भी किया जाता है। ये सब सही है। दूसरे देशों से मंगाया जाता था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों यहां तक के प्रश्न में आपके कितने जो उत्तर है वो सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल इसके आगे का पार्ट मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।